आफ्टरनून बच्चों, लास्ट टाइम हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है जी। उसमें हमने जो एक टॉपिक था फेथफुल एम्पलीफिकेशन वो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसकी हमने बात की थी कि हमें जब ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करना पड़ता है तो हमें उसकी जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन है उसका ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि जो सिग्नल हम इनपुट पे दे रहे हैं सेम सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलेगा स्ट्रॉन्ग होके। ठीक है जी, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसे बोलते फेथफुल एम्पलीफिकेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हमें जो एक एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प लेनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। ठीक है जी। और उसके लिए क्यू पॉइंट की भी जरूरत पड़ती है, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन में हमने तीन कंडीशंस दी थी कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। उसमें था पहला मिनिमम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, सेकंड था मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज एंड थर्ड था मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ये आप चैप्टर 5 में से फर्स्ट पेज में जो दिया हुआ है टॉपिक वो पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं, इसके आगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर बायसिंग। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन नोट करनी है। होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच द रिक्वायर्ड कंडीशंस सच एज प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट and the maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal are obtained is known as transistor biasing. That means कि एक प्रोसेस है जिसके कारण वो तीनों कंडीशंस जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी होती हैं, अगर वो तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं और उस सर्किट को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग, या उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। ठीक है जी। The basic purpose of transistor biasing is to keep the emitter junction forward biased and the collector junction reverse biased during the amplification of signal so that faithful amplification can be achieved. The biasing can be achieved either by using batteries VPB और VCC, दोनों बैटरीज हैं, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस, और by applying associate circuitry with the transistor। ठीक है जी, या तो दोनों बायसिंग बैटरीज के साथ हम उसको फेथफुल ट्रांजिस्टर बायसिंग को अचीव कर सकते हैं, या हम एक एक्सटर्नल सर्किट लगा के। ठीक है जी। उसमें से उसने कहा है द लेटर मेथड इज एम्प्लॉयड सिंस इट इज मोर एफिशिएंट। इसमें से लेटर मेथड कौन सा है, जो एक सर्किटरी लगाएंगे, मतलब एक्सटर्नल सर्किट जो है वो ज्यादा अच्छा मेथड है फॉर द ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है जी। द सर्किटरी विच प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज कॉल्ड बायसिंग सर्किट। In fact, transistor biasing set up the Q point और operating point on the DC load line। Basically इसका काम क्या है ट्रांजिस्टर बायसिंग का, ये Q point को सेट करता है DC लोड लाइन के सेंटर में। ठीक है जी, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था Q point होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट की, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी। अब इसमें देखिए आप, while designing a biasing circuit, various transistor ratings such as maximum collector current, maximum collector emitter voltage are kept in view for safe operation of transistor। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि IC और VCE ये दोनों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये मैक्सिमम कितना है, उसमें से किस पॉइंट पे डीसी लोड लाइन आएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने माइंड में रखनी है कि जब भी बायसिंग सर्किट यूज करना है हमने, तो आईसी एंड वीसीई ये दोनों पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। इन द एम्पलीफायर सर्किट a load resistor RC is connected in the collector circuit, then a DC load line AB corresponding to this resistance RC is drawn on the output characteristics as shown in figure 5। figure 5 में हम देखेंगे जी, ये देखिए अब इस डायग्राम में क्या दिया उन्होंने कि हमारे पास एक ये देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आईसी मिली एम्पियर में, एक वीसीई। ये दोनों आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सीई कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो इसमें से क्या किया हुआ है इन्होंने, आईसी पे एक पॉइंट ढूंढा वीसीसी ओवर आरसी, वो एक बी दे दिया उसको नाम, एक वीसीई पे पॉइंट ढूंढा, ए पॉइंट दे दिया उसको, इन दोनों को मिला दिया, ये बन गई डीसी लोड लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डीसी लोड लाइन बन गई। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी जब हम इसको सिग्नल देते हैं तो आउटपुट आती है हमारे पास। ठीक है, इनपुट सिग्नल आईबी देते हैं तो आउटपुट ये हमारी आईसी निकल के आएगी।
ठीक है। तो ये चीज थी हमारी। अब उन्होंने कहा कि इसमें से तीन ये पॉइंट है। अब देखिए ये डीसी लोड लाइन जो है ये किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्यू पॉइंट क्या होता था कि ये सिग्नल दिया, ठीक है जी, और डीसी लोड लाइन दोनों के बीच जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। अब इस टाइम पे अगर मैं देखूं तो इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है डी पॉइंट पे, एक सी पॉइंट पे आ रहा है, एक ई पॉइंट पे आ रहा है, जो हमें लग रहा है सफिशिएंट है। बाकी इसको नहीं हम मानेंगे क्योंकि ये बिल्कुल साइड पे चला जाता है, ठीक है। और इसको भी नहीं मानेंगे, ये भी एक साइड पे चला जाता है। तो हम सेंटर वाले 3 पॉइंट ले रहे हैं डी, सी एंड ई। इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है जो हमारा बेस्ट और सुटेबल होगा कि ये पॉइंट जो है क्यू पॉइंट होगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है इन्होंने यहाँ, देन ए डीसी लोड लाइन ए बी corresponding to this RC is drawn on the output characteristic. The operating point will lie somewhere on this load line. जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इस लाइन में लाई करेगा। डिपेंडिंग ऑन द बेस करंट द ऑपरेटिंग पॉइंट में लाई सी, डी और ई। ये 3 पॉइंट बनेंगे, अभी हमने बात किया इसकी, ठीक है जी। इनमें से कोई एक बनेगा ऑपरेटिंग पॉइंट, वो कैसे बनेगा उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हाँ जी आगे देखिए अब जी। When an AC signal is applied at the input, the base current varies instant to instant. वो कहते हैं जब हम AC सिग्नल देंगे इनपुट में तो बेस करंट वेरी करेगा। As a result of this, the collector current and collector voltage also vary with time. जब अगर बेस करंट इनपुट करंट चेंज होगा तो उसके रिगार्डिंग आउटपुट करंट भी चेंज होगा, जो कि कलेक्टर करंट है, और कलेक्टर वोल्टेज भी वेरी होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Thus an amplified signal is obtained at the output. इस प्रकार से हमें आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। बट इफ द पॉइंट डी इज सिलेक्ट एज द ऑपरेटिंग पॉइंट, अब उसने कहा कि अगर डी पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर दिया, यहां से मैं आपको एक सेकंड, जी यहां से देखिए आप, if point D is selected as the operating point, the upper portion of the positive half cycle will be clipped off as this point lies very near to the saturation region. अगर वो कहता है यहाँ पे हमने मान लो ये दे दिया डी पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट मान लिया, अब इसमें जो इनपुट दी थी वो हमारी प्रॉपर दे रहे हैं, कोई इश्यू नहीं आ रहा। पर उसके रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे आउटपुट सिग्नल देखें तो जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये चला जाता है सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन मतलब इस जीरो के बाद। तो अगर ये जीरो के बाद चला गया दैट मींस ये क्लिप ऑफ हो गया। क्लिप ऑफ होता है कट होना। तो हमारे पास आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल रही, मतलब आउटपुट की वेव शेप जो है चेंज हो गई। सो डी पॉइंट को कभी भी हम नहीं ले सकते ऑपरेटिंग पॉइंट को, क्योंकि ये सेंटर में नहीं लाई कर रहा, ठीक है। अगर वो कहता है आगे, on the other hand, if point E is selected as operating point, the peak of the negative half will be clipped off as this point lies very near to cutoff region. अगर वो कहता है कि हमने E को, यहाँ पे देखिए राइट साइड वाले फिगर 7 में, अगर हमने E को ऑपरेटिंग पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इनपुट सिग्नल प्रॉपर दिया था, नो प्रॉब्लम ऑल दैट। पर जब आउटपुट आई हमारी, आउटपुट क्या आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो प्रॉपर आ गया, वो लाई कर रहा है बीच में, पर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्लिप ऑफ हो गया, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ से कट ऑफ रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद सो ये कट ऑफ रीजन में आ गया। सो ये भी नहीं हम यूज कर सकते। दो हो गए हमारे पास, डी पॉइंट लिया था, डी भी लाई नहीं कर सकता सेंटर में और ई भी लाई नहीं कर सकता सेंटर में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बची, सी की, कि हम सी को ऑपरेटिंग पॉइंट बना सकते हैं। अब उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे। However, if point C, यहाँ से हम देखते हैं, however, if point C is selected as the operating point, full cycle of the signal is obtained in the amplified form at the output. In this case, signal is not distorted at all. So हमारी पहली कोशिश क्या है कि हमने एक Q point सेट करना है। अब ये C point है। अब इसमें हमने अगर इनपुट यहाँ से दी तो ये सी पॉइंट को हमने एज अ क्यू पॉइंट मान लिया, तो इसकी आउटपुट जो आएगी वो सेंटर में ही आएगी, मतलब एक्टिव रीजन में ही प्रॉपर आउटपुट आएगी। और वो जो आउटपुट है वो उसकी शेप चेंज नहीं होगी या क्लिप्ड नहीं होगी। तो यही चीज हमने सबसे पहले ट्रांजिस्टर बायसिंग में करनी है। हमने ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करना है टू द बेस्ट लेवल, ठीक है। और वो कैसे होगा, हमने डीसी लोड लाइन और जो एसी लोड लाइन है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसको क्यू पॉइंट बनाना है, ठीक है। सी, डी और ई में हमने सी सिलेक्ट कर लिया। हेंस आगे लाइन दी हुई है इन्होंने, हेंस फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन
पॉइंट सी विल बी सिलेक्टेड एज क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। तो सबसे पहला काम हो गया ट्रांजिस्टर बायसिंग का, टू सेट एन ऑपरेटिंग पॉइंट। ये हमने कर लिया, आगे एग्जांपल्स है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, आगे हम चलते हैं, एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स का, इनहेरेंट वेरिएशंस ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर। ये 5 और 10 दोनों में आ जाता है। सो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं आपको अभी इसके बारे में बता देता हूँ, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और 5 और 10 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है जी, अब इसमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। In spite of tremendous advancement in semiconductor technology, the transistor parameters such as beta and VBE vary between wide limits even among different units of same type। अब वो कहता है कि हमें पता है कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी है, मतलब वो बहुत आगे तक पहुंच चुका हुआ है, पर वो कहता है कि जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हैं, जो कि हमें दो यहाँ पे दिए हैं, एक बीटा, मतलब बीटा क्या होता है, करंट गेन जो हम लेते थे, ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन, और वीबीई, वीबीई क्या था, जो इनपुट वोल्टेज थी, वो कहते हैं वेरी कर जाती है। कब वेरी कर जाती है, जब हम एक ट्रांजिस्टर से सेम, मतलब मेरे पास दो ट्रांजिस्टर है, मान लो उसका नंबर है एक्स वाई जेड, अगर मैंने एक्स वाई जेड का एक ट्रांजिस्टर लगाया, उसका जो बीटा है वो उसकी वैल्यू मान लो है 90, ठीक है, अगर मैंने वही एक्स वाई जेड का दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया तो उसकी बीटा की वैल्यू आपस में ही नहीं मैच करेगी, मतलब जितने ट्रांजिस्टर सेम काइंड ऑफ है, सबकी बीटा की वैल्यू और सबकी वीबीई की वैल्यू एक दूसरे से बहुत वेरी करती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांजिस्टर का नंबर दिया है 2N3054, it is a NPN general purpose power transistor having beta is equal to 25 to 100, beta for one transistor may be 25 and for other it may be 100, मतलब दोनों ट्रांजिस्टर सेम नंबर के, एक का बीटा 25 निकल रहा है, एक का 100 निकल रहा है, और दोनों का नंबर सेम है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है BC147, ये सिलिकॉन का एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसकी बीटा वैल्यू होती है 100 से 600, ठीक है। अब इनहेरेंट वेरिएशन इन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर ऑफ सेम टाइप इज बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द बेस विड्थ विद द प्रेजेंट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। क्यों ऐसे हो रहा है, बीटा क्यों वेरी हो रहा है, बिकॉज इसका जो बेस की विड्थ है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, ठीक है जी। माइन्यूट वेरिएशन इन द बेस विड्थ चेंजेस इट्स पैरामीटर, मतलब बेस की थोड़ी सी विड्थ आगे पीछे हो गई, क्योंकि हमें पता है कि बेस हम सबसे थिन लेते हैं साइज में, और इतना थिन होता है हमारे पास, अगर ट्रांजिस्टर हाथ में आ जाए उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते कि उसमें कहाँ कहाँ पे बाइसे वो की हुई है, जो हम सेंटर में पार्ट लेते हैं, जंक्शंस बनाए हुए हैं, तो बिन जो बेस होता है इतना थिन होता है कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि सेम साइज का बेस हर किसी में देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी बेस चेंज हो गया तो उससे क्या होगा, बीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो जो बीटा की वैल्यू, अगर मान लो कोई आईसी खराब, कोई ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो गया, हमने चेंज किया उस ट्रांजिस्टर को सेम नया लगा के, अब उसमें बीटा की वैल्यू चेंज हो गई तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसलिए ये मुश्किल हमेशा ट्रांजिस्टर में आती है कि उसकी बीटा की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है विद बेस विड्थ। द इनहेरेंट वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में चेंज द ऑपरेटिंग पॉइंट। अब उससे होगा क्या, अगर बीटा की वैल्यू चेंज होगी द ऑपरेटिंग पॉइंट विल बी चेंज, जो ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो गया तो हमें जो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन है वो नहीं मिलेगी, रिजल्टिंग इन अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन, जो हमारी आउटपुट आएगी वो डिस्टॉर्टेड आएगी। Therefore, while designing the biasing circuit, this property of transistor is taken into consideration। अब हम इसका हल भी कहाँ से ढूंढ रहे हैं, बाइसिंग सर्किट से, कि बाइसिंग सर्किट ऐसी हो हमारी कि ऑपरेटिंग पॉइंट मूव ना करे, चाहे उसमें हम ट्रांजिस्टर चेंज भी कर रहे हैं, हमारे बीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहे, ठीक है। The biasing circuit is designed which can work with all the transistor of one type। अब बाइसिंग सर्किट ही ऐसा होना चाहिए कि जितने मर्जी ट्रांजिस्टर सेम काइंड के लगा दें, और जो मर्जी बीटा और वीबी की वैल्यू हो, उसमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल रहे, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये चीज हमें बाइसिंग सर्किट से मिलनी चाहिए। अब जो सर्किट ऐसा करते हैं उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, मतलब जो प्रोसेस इसको बोलते हैं कि चेंज ना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं।
The Q point or operating point is represented by zero signal collector current IC and VC. जो operating point है वो दो पॉइंट से बनता है IC और VC से. If either of two changes, अगर ये दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया the operating point will be shifted. तो हमारा काम क्या है, IC और VC को स्टेबल रखना, इसको मूव शिफ्ट नहीं होने देना या इसको चेंज नहीं होने देना. ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज मूव हो गई तो ऑपरेटिंग पॉइंट सारा चेंज हो जाएगा. अब वो चेंज क्यों होता है, कॉजेज ऑफ अनस्टेबलाइजेशन क्या है. An amplifier or transistor is said to be unstabilized when its operating point is shifted. Generally it occurs because of the change in collector current. क्यों होगा, क्योंकि collector current चेंज हो जाता है. अब कलेक्टर करंट किससे चेंज हो जाता है, वो तो होता है कि जब हम आईबी चेंज करेंगे तो आईसी चेंज होगा. ठीक है, बट इसके अलावा दो और चीजें हैं जो इसको चेंज कर सकती है आईसी को. वो क्या है, द कलेक्टर करंट इन अ ट्रांजिस्टर चेंजेस रैपिडली व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस. अब हम देखो ये पहली बार बात आई है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है वर्किंग कंडीशन का, कि हम किसी जगह पे काम करते हैं जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो उस जगह का अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वो आईसी को चेंज कर देगा. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है द ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ द सेम टाइप. दिस इज ड्यू टू इनहेरेंट वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर बीटा. अगर हम उस ट्रांजिस्टर की जगह नया ट्रांजिस्टर लगा दें, चाहे सेम टाइप का हो, बट उसकी बीटा की वैल्यू चेंज होगी. अगर बीटा की वैल्यू चेंज होगी तो इफेक्ट किस पे करेगी, आईसी पे. सो ये दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर, एक नया ट्रांजिस्टर, ये दोनों चीजें आईसी को चेंज कर देंगी. अगर आईसी चेंज हो गया तो क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा. ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो गया तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी. ठीक है, हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा जो हमने करना चाहते हैं फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए. सो अब उसके बाद करना क्या है, हमने ये आगे डिस्कस किया है. हाँ जी, अब उन्होंने बोला है कि टेम्परेचर का इफेक्ट आईसी पे क्या पड़ेगा. ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कलेक्टर करंट और आईसी. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने ये भी कॉपी में लिख लेना है, इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है. द कलेक्टर करंट इज गिवन बाय द रिलेशन, हमने पढ़ा हुआ है सीई कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है. जो कलेक्टर करंट होता है वो ये होता है बीटा आईबी प्लस आईसीईओ. ठीक है जी, इसमें से आईसीईओ क्या था वो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि बीटा प्लस वन आईसीपीओ. मतलब ये क्या था, जो हमारा हम सिग्नल जीरो भी देते हैं इनपुट करंट में तो आउटपुट जो है वो थोड़ी सी आ जाती है बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग. जो हम रिवर्स बायसिंग करते हैं ना आउटपुट सर्किट में, उसके कारण जो माइन्यूट सा करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण थोड़ा सा निकल के लीकेज करंट जिसको बोलते हैं वो आ जाता है, और उसकी वैल्यू है बीटा प्लस वन आईसीपीओ. ये हमने सीई कॉन्फ़िगरेशन में इसका रिलेशन किया था. अब इस वैल्यू को आईसीईओ की यहाँ पे पुट कर दिया हमने, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस वन आईसीपीओ. अब आईसीपीओ क्या है, कलेक्टर लीकेज करंट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर. अब कहता है ये जो करंट है ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आईसीपीओ. ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर वेरी होगा ये लीकेज करंट आना शुरू हो जाता है. अंडर वर्किंग कंडीशन द फ्लो ऑफ कलेक्टर करंट प्रोड्यूसेस हीट विद इन द ट्रांजिस्टर. अब कहता है कोई भी वर्किंग कंडीशन में जो आईसी है, जब आईसी निकलता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब जो आउटपुट करंट है उसके कारण थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है ट्रांजिस्टर में. दिस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांजिस्टर, और उसी हीट से ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या बढ़ गया, आईसीपीओ बढ़ गया. सो ये आईसीपीओ इंक्रीज हो गया. अब ये इंक्रीज हुआ तो आईसी और बढ़ गया. मतलब ये क्या हो रहा है, देखो दिस इन टर्न इंक्रीजेस द आईसी एज आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस वन आईसीपीओ. दिस राइज इन कलेक्टर करंट फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर. जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये आईसीपीओ बढ़ गया. अगर आईसीपीओ बढ़ गया तो टोटल आईसी फिर बढ़ गया. दैट मींस आईसी अपने आप बढ़ रहा है. ठीक है, समझ आई कि वो आईसी पीछे से तो आईबी के कारण बढ़ ही रहा है, पर उसके कारण क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट के साथ आईसीबीओ बढ़ रहा है. आईसीबीओ बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेशन बोल रहा है कि अगर आईसीबीओ बढ़ रहा है तो आईसी फिर बढ़ जाएगा. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल रन अवे. ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल रन अवे. ठीक है, ये क्या है, प्रोसेस है कि जिसमें आईसी खुद बढ़ता जा रहा है. एक तो बढ़ रहा है, इनपुट सिग्नल हमने दिया उसके कारण आउटपुट सिग्नल जो है वो हमें मिल रहा है, मतलब आउटपुट करंट मिल रहा है, और उसी आउटपुट करंट से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट के कारण लीकेज करंट बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ने के कारण खुद ही आईसी अपने आप बढ़ी जा रहा है.
ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनअवे। और इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रनअवे। जहां थर्मल वर्ड आ गया वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो कहता है कि अपने आप जो ट्रांजिस्टर है, अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर है, वो खुद की डिस्ट्रक्शन सेल्फ करता है, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है। डिस्ट्रक्ट का मतलब खराब होना। तो अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के कारण अपने आप ही जो है अपने आप को खराब करने में लगा हुआ है। उस पॉइंट को बोलते हैं थर्मल रन अवे पॉइंट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन भी होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में, आगे डिस्कस करते हैं हम। हाँ जी, आगे टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स व्हेन। आगे एक तो हो गया कि टेम्परेचर के कारण जो है आईसी बढ़ रहा था, वो हमने थर्मल रनअवे बोल दिया। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, सी when a transistor is replaced by another of same type, they may have different parameters। उसका क्या चेंज होगा? बीटा चेंज होगा एक का दूसरे के साथ। क्योंकि हमें पता है आईसी की वैल्यू ये होती है बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस 1 आईसीबीओ। अगर द वैल्यू ऑफ आईसी विल बी डिफरेंट इफ द न्यू ट्रांजिस्टर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा इज अप्लाइड। अगर हमने नया ट्रांजिस्टर लगाया, उसकी बीटा की वैल्यू चेंज हो गई, ये बीटा की वैल्यू चेंज हो गई, तो ओवरऑल इफेक्ट किस पे पड़ा? आईसी पे पड़ा। तो आईसी वेरी हो गया तो क्या होगा? ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया। सो ये दो चीजें हैं, एक बीटा एक टेम्परेचर। मतलब एक ट्रांजिस्टर जब चेंज करते हैं उस पे बीटा चेंज हो गया तो आईसी चेंज हो गया। अगर हम टेम्परेचर वेरी हो रहा है वर्किंग कंडीशन का तो आईसी चेंज हो गया। तो ये दोनों पॉइंट स्टेबलाइज, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज नहीं कर रहे। ऑपरेटिंग पॉइंट व्हेन इट इज नॉट प्रॉपर्ली स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब हमें जरूरत क्यों पड़ी स्टेबलाइज करने की, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसको स्टेबलाइज करने के लिए पहले नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इन ऑर्डर टू अवॉइड थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे अभी हमने पढ़ा, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, एंड टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। और जो कहता है कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर की वेरिएशंस को रोकने के लिए एक थर्मल रन अवे और एक बीटा की वैल्यू को चेंज होने से रोकने के लिए इट इज वेरी एसेंशियल टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। ये दोनों के कारण जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अनस्टेबल हो जाता है और उसको स्टेबल करने की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, to fix the operating point at all condition in practice it is done by selecting a suitable biasing। अब उसको कैसे दूर कर सकते हैं? by using a biasing circuit which decreases the IB automatically with rise in temperature। वो क्या करेगा? IB को डिक्रीज कर देगा जब टेम्परेचर राइज होगा। हमें पता है IB अगर कम हो गया तो IC की वैल्यू कम हो जाएगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ सी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और rise in beta will replace the transistor while replacing a transistor। ठीक है, so बेसिकली क्या कर रहा है? टेम्परेचर राइज करके तो IB की वैल्यू कम कर देगा, अगर बीटा की वैल्यू बढ़ गई तो भी IB कम कर देगा। IB कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये देखो, द डिक्रीज इन बीटा IB will compensate for increase in। अगर ये बढ़ भी गया, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसने आईबी को चेंज कर देना। आईबी को कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो फॉर्मूला था ये स्टेबल हो गया। ठीक है, आईसी की वैल्यू चेंज रहेगी, कीपिंग आईसी नियरली कांस्टेंट। तो आईसी को कांस्टेंट रखना हमने। Hence, this circuitry can be applied to stabilize the operating point in the transistor। इसलिए स्टेबलाइजेशन जरूरी है। और कैसे करते हैं हम? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस और इनहेरेंट वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन वर्ड किसको बोलते हैं? जब हम ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखते हैं, कहां से? एक तो टेम्परेचर चेंज होने से भी कोई फर्क ना पड़े और एक पैरामीटर चेंज होने से भी ऑपरेटिंग पॉइंट में फर्क ना पड़े, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये 5 नंबर का बहुत 5 या 10 दोनों में ही आता है। सो आई होप आप सब इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस टॉपिक को। अगर कुछ ना समझ में आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेबलाइजेशन के लिए या ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट के लिए क्या जरूरी है? ये चीजें दी हुई हैं कि ये तो वही है कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए जो हमें 3 कंडीशन थी। ठीक है, ये चाहिए। इसको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इट शुड इंश्योर प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, कि
हमारा ये होना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम जो है वो 0 सिग्नल कलेक्टर करंट आना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड, इट शुड इंश्योर दैट वीसी डज नॉट फॉल द रिक्वायर्ड लिमिट्स, ये था हमारा मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज आनी चाहिए। वीसी जो है वो मिनिमम सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.5, ठीक है। और इट शुड इंश्योर दैट स्टेबलाइजेशन ऑफ कलेक्टर करंट अगेंस्ट टेम्परेचर, की टेम्परेचर वेरी होने से आईसी पे फर्क ना पड़ना होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ट्रांजिस्टर पैरामीटर के, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं अगर हमने बाइसिंग करनी है, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपने इस वर्ड को याद रखने हैं, चारों कंडीशंस को। अब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। It has already been discussed that stability of the operating point means the value of IC remains constant. मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है कि आईसी को हमने फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, इवन दो देयर इज अ वेरिएशन ऑफ आईसी भी हो, मतलब टेम्परेचर वेरी हो भी रहा हो तब भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। To the extent to which a biasing circuit achieve this goal is measured by the stability. अब ये एक सर्किट कितना इस चीज को अचीव कर रहा है कि आईसी जो है उसका वेरी नहीं हो रहा है चाहे टेम्परेचर राइज कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं उसका स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट है या कितना स्टेबल है वो सर्किट, ठीक है। तो इट मे बी डिफाइंड एज अंडर द रेट ऑफ चेंज ऑफ आईसी with respect to rate of change of ICBO or ICO at constant IB is and beta is called stability factor. ये आपने definition याद रखनी है। The rate of change of IC with respect to rate of change of ICBO at constant IB और beta, मतलब बीटा भी कांस्टेंट है, आईबी भी कांस्टेंट है, और जो चेंज हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ आईसी और रेट ऑफ चेंज ऑफ आईसीबीओ, इसमें जो रेशियो बन रही है उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है डीआईसी, डी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है जी, डेविएशन इन आईसी डिवाइड बाय डेविएशन इन आईसीबीओ या आईसीओ, ठीक है। In fact, the stability factor shows the change in IC because of change in collector leakage current. The lower the value of stable factor, the greater is the thermal stability. जितनी वैल्यू इसकी कम होगी उतनी ही इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए तभी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी सर्किट की। द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज 1। अब इसकी आइडियल वैल्यू क्या है, 1, मतलब जो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। बट इट इज नेवर अचीव्ड इन प्रैक्टिस, अब आइडियल है तो कभी पूरा नहीं हो सकता। हाउएवर द वैल्यू ऑफ एस बिलो 25 रिजल्ट इन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, 25 से अगर कम इसकी वैल्यू आ गई तो ये सेटिस्फैक्टरी वर्क करेगा, मतलब इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना बढ़िया वो स्टेबल ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आगे काम आएगा, ठीक। इसकी डिफरेंशिएशन की हुई है आगे, इसको हमने न्यूमेरिकल में नहीं जाना है ज्यादा, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी ये वाली डेफिनेशन आपने जरूर कॉपी में नोट कर लेनी है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी फैक्टर की, बीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस बीटा डिफरेंट डेविएशन इन आईबी ओवर डेविएशन इन आईसी, ठीक है। ये यहाँ से निकला है, इस टॉपिक इस पॉइंट से निकला, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेबिलिटी फैक्टर भी हो गया हमारा, नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन भी हो गया, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, या पैरामीटर कैसे चेंज होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग। अब जो ये स्टेबलाइजेशन है कि स्टेबिलिटी हमने प्रॉपर रखनी है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए 4 मेथड्स हैं जो जिसको हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग मेथड्स बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फॉर इन द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट द बाइसिंग वाज डन बाय अप्लाइंग 2 बैटरीज VBB इन द इनपुट एंड VCC इन द आउटपुट सर्किट। कहते हैं आज तक हमने जो भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट यूज किए उसकी जो बाइसिंग करते थे वो हम 2 बैटरीज के साथ करते थे, है ना। हम 2 बैटरीज लगाते थे, एक लगाते थे इनपुट सर्किट में फॉरवर्ड बायस के लिए, एक लगाते थे आउटपुट सर्किट में रिवर्स बायस के लिए।
अब उन्होंने सिंप्लिसिटी और इकोनॉमिकल, मतलब कि ज्यादा पैसे भी ना लगे और सिंपल भी रहे सर्किट, अब उसको ये मतलब 2 बैटरीज की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने क्या करा, एक सिंगल सोर्स ऑफ बीसीसी इज एम्प्लॉयड विद द नेसेसरी बाइसिंग सर्किटरी। एक बैटरी से दोनों काम कर रहे हैं। कैसे करेंगे आगे मैं समझाऊंगा। मतलब एक ही बैटरी लगाएंगे जो फॉरवर्ड बायस भी करेगी इनपुट सर्किट को और रिवर्स बायस करेगी आउटपुट सर्किट को। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो सर्किट सिंपल हो जाएगा, दूसरा इकोनॉमिकल हो जाएगा, मतलब पैसे भी कम लगेंगे। अब करना क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बाइसिंग सर्किट इज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आईबी, ठीक है, एंड हाई सी फ्रॉम वीसीसी। अब उस बैटरी से क्या चाहिए हमें, आईबी की वैल्यू जो है वो जितनी चाहिए उतनी हमें मिलनी चाहिए। अगर आईबी की वैल्यू मिल गई तो आईसी भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ कलेक्टर लोड आरसी इज सिलेक्टेड सच दैट वीसी शुड नेवर फॉल बिलो 1 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.5 फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। वो कहते हैं कि आईबीसीसी की वैल्यू या लोड रजिस्टर ऐसा लगाना है हमने, आरसी की वैल्यू इस तरह रखेंगे कि जो वीसी की वैल्यू है वो 1 से कम नहीं होगी सिलिकॉन के लिए, 0.5 से कम नहीं होगी जर्मेनियम के लिए। ठीक है, सो आरसी की वैल्यू हमने देख के लगानी है, मतलब पूरा ध्यान रखना है, और बीसीसी की वैल्यू हमने पूरा ध्यान रखना है कि क्या होनी चाहिए बाइसिंग सर्किट में। ठीक है, इसके 4 मेथड्स हैं, आप ये चारों लिख लो, चारों अलग अलग आते हैं या क्वेश्चन इकट्ठा आ जाता है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग या टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ठीक है, एक एक भी आ जाता है 5 में, 10 मार्क्स में पूरा भी आ जाता है। तो हम एक एक करके करेंगे इसको ध्यान से, आज एक करेंगे दैट्स इट, बाकी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाइसिंग अरेंजमेंट employing सिंगल सप्लाई सोर्स। फर्स्ट है बेस रेजिस्टर बाइसिंग, आपने कॉपी पे नोट कर लेने ये चारों। पहला है बेस रेजिस्टर बाइसिंग, सेकंड है फीडबैक रेजिस्टर बाइसिंग, थर्ड है एमिटर रेजिस्टर बाइसिंग, फोर्थ है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है, पहला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बेस रेजिस्टर बाइसिंग, सेकंड फीडबैक रेजिस्टर बाइसिंग, थर्ड एमिटर रेजिस्टर बाइसिंग, फोर्थ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है जी, तो ये चारों आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। सबसे पहला पढ़ते हैं बेस रेजिस्टर बाइसिंग। अब इसमें इसको फिक्स्ड बाइसिंग मेथड भी बोलते हैं, ये सिंपलेस्ट मेथड होता है। क्या है, ये डायग्राम को आप नोट कीजिए, कॉपी पे बना सकते हैं आप अपनी, साथ साथ में इसको वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए, जब बन जाएगा तो इसको रिपीट चला सकते हैं आप। अब क्या होगा इसमें, देखिए ये ट्रांजिस्टर हमारा सीई कॉन्फ़िगरेशन में, अब इसमें एक ही बैटरी लगी है दैट इज वीसीसी। आप अपनी बुक में से देखोगे साफ दिखेगा। ठीक है, ये वीसीसी जो है ये दोनों तरफ जा रही है, एक तो बेस करंट की तरफ, मतलब बेस की तरफ, ये इनपुट सर्किट बन गया इसका, और दूसरा यही वाली जो है ये कलेक्टर की तरफ भी जा रही है, ये बन गया आउटपुट सर्किट। मतलब यही एक बैटरी दोनों तरफ काम कर रही है, इनपुट सर्किट को भी दे रही है वोल्टेज सप्लाई और आउटपुट को भी दे रही है। ठीक है, इसमें से जब यहाँ पे ये जो ई पॉइंट है इसको ग्राउंड कर दिया, मतलब जो कॉमन पॉइंट था उसको ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे एक वोल्टेज बनेगी जिसको हम बोलते हैं वीबीई, ये फॉरवर्ड बायस होगी। ठीक है, और एक आउटपुट में बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बनेगी वीसी, ये आउटपुट वोल्टेज बनेगी, ये नेगेटिव बायस होगी। ठीक है, अब क्या किया, इसका नाम क्या है, बेस रेजिस्टर बाइसिंग। सो हमने क्या किया, एक बेस पे रेजिस्टर लगा दिया आरबी, ये जो बेस पे रेजिस्टर लगाया है इसी के कारण इसका नाम पड़ा है बेस रेजिस्टर बाइसिंग। और एक आउटपुट पे हमने आरसी लगा दिया जो कि लोड रेजिस्टर है, इसको लोड रेजिस्टर माना हमने आरसी को। ठीक है, क्या होगा, ये आपने बना लिया होगा, तो मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The base resistive biasing for NPN transistor is shown in figure. Here a high resistance RB, जो RB की वैल्यू है that should be high enough, बहुत ज्यादा वैल्यू लेनी है हम, of several hundred kilo ohm, इन्होंने एग्जांपल दी 700 किलो ओम। ठीक है, is connected between the positive end of supply and the base। वो कहाँ पे लगाना है RB, VCC के पॉजिटिव में और बेस के बीच में। ठीक, नेक्स्ट, this supply also keeps the base positive with respect to emitter, hence makes the base emitter junction forward bias। अब ये VCC की जो पॉजिटिव सप्लाई है ये इसको बेस को पॉजिटिव देगी, तो ये क्या होगा, इस फॉरवर्ड बायस कर देगा बेस को विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर, तो आगे करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। ये देखिए,
while analyzing the circuit, generally we make the equations to determine the value of RB for the required zero signal current, lest IC be required zero signal collector current. अब हमें पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक है। वो उन्होंने कहा है कि जो IC है वो हमारा रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है, जो हमें मिनिमम से मिनिमम चाहिए, ठीक है, आउटपुट पे। अब उसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो IC होता है दैट इज इक्वल टू ये रहा, IC इज इक्वल टू बीटा IB, उसके कारण जो बीटा है IB है वो ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक्स है तो आपने ध्यान से देखना है, समझ आ जाएगा, एक बार रीड करोगे इसको। अब आगे दिया हुआ है, कंसिडरिंग ओनली द इनपुट सर्किट shown in figure the applying Kirchhoff voltage law, या आगे भी किया था हमने, KVL अप्लाई करना है, उससे क्या होगा, ये जो यहाँ डायग्राम देखते हैं हम, तो ये देखिए ये जो VCC है यहां से जाते जाते RB से होते होते यहाँ पे गई। अब इसके बीच जो VCC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू KVL ये है वोल्टेज ड्रॉप होगा IBRB, सो VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस यहाँ पे वैल्यू वोल्टेज की क्या बन रही है, VB प्लस VB, ये दोनों का ऐड कर देंगे तो बन जाएगा VCC, ये KVL कहता है हमारा, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब VCC की वैल्यू आ गई IBRB प्लस VBE। अब इसमें से IBRB एक साइड कर दिया, हमारा VCC जो ये वैल्यू बन गई, ये बन गई VCC माइनस VBE। अब RB निकालना, हमने RB की वैल्यू निकालनी थी ना, तो RB की वैल्यू निकल गई VCC ओवर VCC माइनस VBE ओवर IB। द वैल्यू ऑफ RB कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन एज द वैल्यू ऑफ VCC एंड IBR। अब हमें VCC की वैल्यू भी पता होगी, हमने खुद दी है बैटरी, और IB की वैल्यू भी पता होगी, वो भी हम निकाल सकते हैं एमीटर से। ये दोनों की वैल्यू पता होगी तो हमें RB की वैल्यू भी पता होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड VBE कैन बी सीन फॉर ट्रांजिस्टर मैनुअल, और इसकी ये जो वैल्यू है ये हम उसके मैनुअल से निकाल सकते हैं, मतलब ये तीनों चीजें पता लगी तो RB की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सिंस द वैल्यू ऑफ VB इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू VCE, जो VB की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी VCC से, इसलिए ये जो हमारा RB है ये इस पे डिपेंड करेगा, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने VBE को, ठीक है। अब आगे क्या करना है, it may be noted that VCC is a fixed known and IB is a fixed by operating condition, therefore the biasing method is called fixed biasing। अब ये दोनों चीजें फिक्स्ड है, VCC भी और IB भी, इसलिए इसको fixed biasing method बोल दिया। as the operating point is represented by IC VC, therefore the selected value of IC we have to determine the value of VC, for this consider। अब हमने VCE निकालना है, IB निकाल लिया था जिससे RB निकल गया, अब हमने VCE निकालना है, आउटपुट सर्किट देखेंगे उसकी वैल्यू आ रही है VCC। आप ऊपर डायग्राम देखोगे वहां से समझ आएगा आपको, जो थर्ड डायग्राम है हमारी राइट साइड का वो देखिए आउटपुट सर्किट में। अब इसमें से VCC यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो इसमें क्या क्या आएगा KVL में, एक तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो ICRC प्लस VCE, ये दोनों का बना होगा VCC। सो ये जो VCC की वैल्यू है ये हमारी आ गई ICRC प्लस VCE। अब इसमें से VCE निकालनी तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि S की वैल्यू ये होती है, यहाँ पे हमने ऊपर से की थी, ठीक है, बीटा प्लस 1 over 1 minus beta delta IB over delta IC। In this biasing arrangement the IB is independent of IC, जो IB है वो independent है IC से, so ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये दोनों का लेना देना नहीं है इस biasing में। so ये वैल्यू जीरो आ गई तो 1 minus 0 is 1, हमारे पास S की वैल्यू क्या आएगी, बीटा प्लस 1। अब हमें पता है बीटा जो होता है वो बहुत हाई होता है, वो 90 प्लस भी जाता है, मतलब कई बार बहुत ज्यादा होता है, कई मतलब 25 तो मिनिमम होता है। दैट मीन्स अगर बीटा की वैल्यू हम 100 भी मान लें तो 100 प्लस 1 101 हो गया, तो 101 वैल्यू एस की बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि एस जितना कम होगा उतना अच्छा स्टेबिलिटी होगी। The value of stability factor in fixed biasing method is very high, which shows poor thermal stability. So इसकी thermal stability क्या होगी, poor। But
इसमें क्या है, स्टेबलाइज तो हो गया बट जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो कम है, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो गया, बट फिर भी स्टेबिलिटी फैक्टर जो है पुअर निकला। अब इसके एडवांटेज क्या है, एक तो कैलकुलेशंस आर सिंपल एंड इजी टू ऑब्टेन कंडीशन। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बहुत सिंपल है क्योंकि एक ही आरबी चाहिए हमें लगाने के लिए। देयर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स एज नो रेजिस्टर इज एम्प्लॉयड अक्रॉस बेस एमिटर, कोई लोड नहीं पड़ेगा सर्किट पे। डिसएडवांटेज क्या है, पुअर थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है। सो पुअर थर्मल स्टेबिलिटी होगी तो देयर इज अ चांस ऑफ थर्मल रनअवे, ठीक। और इसके कारण क्या होगा, ट्रांजिस्टर पैरामीटर चेंज होने से जो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होना शुरू हो सकता है, ठीक है। सो ये था बेस रेजिस्टर बाइसिंग। इसको आप पढ़ लो, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अकेला ही, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, ये डायग्राम याद रखना है, इसकी डेफिनेशन नोट करनी है, ठीक। और 2 पॉइंट बनाने हैं, एक इसका इनपुट सर्किट पे आरबी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। और आउटपुट सर्किट में वीसी की वैल्यू निकाल देनी है, मतलब एक में आईबी एक में वीसी की वैल्यू निकाल दी। तो जब ये निकलेगी तो हम उसको वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। अब इस पे पुट करेंगे तो क्या होगा, एस की वैल्यू निकल आएगी, और एस की वैल्यू निकाल के हमने इसका आंसर दे देना है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। अब ये टॉपिक कवर हो गया, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट 3 जो है उसके बारे में बाइसिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है इन टॉपिक्स में से जो आज हमने कवर किए, तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक बार आप ईयरफोन लगा के दूसरे रूम में बैठ के अकेले इसको पढ़ना, तो आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।